अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हदीका उर्दू नॉवेल्स एंड स्टोरीज चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर रोजाना आप नई नई कहानियां या नावल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हदीका उर्दू नॉवेल एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। तू जो जिंदगी हो मेरी किस्त नंबर 8। वो शाह हाउस पहुंची तो हसनीन ने इसे भी गाड़ी से उतरने का कहा। वो अपना भारी डरी संभालती हुई गाड़ी से निकली। ये भी हसनीन का हुक्म था कि इसे इतना भारी ड्रेस पहनकर शाह हाउस चलना होगा। वो आराम से चलती हुई इसके पीछे पीछे शाह हाउस में दाखिल हुई। इसे वो घर नहीं महल लग रहा था। महल से कम तो जिलानी हाउस भी नहीं था जहां वो पली बड़ी थी। वो अपने इंसू पीती इसके पीछे ही चल रही थी। इसे डर था कि पता नहीं हसनीन के घर वाले उससे कैसा सलूक करेंगे। लेकिन इसकी सब सोचों को बारीक तब लगा जब इसके ऊपर गुलाब की पत्तियों की बारिश हुई। वो हैरान वो परेशान अपने सामने हंसते हुए लोगों को देखने लगी जो उसके आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले भी जान ने आगे बढ़कर इसे अपने सीने से लगाया। वो भी जान की गर्म जोशी से मिलने पर बहुत खुश हुई थी। फिर बारी बारी सब ने इसे अपना तारीफ कराया। बी जान इसे अपने हिसार में लिए लावंज में लेकर आई। हसनीन तब तक उस सब मीलजोल से तक चुका था, इसलिए वो अपने कमरे में चला गया। माहरूख आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ मिल रही थी। इसे हसनीन के घर वाले बहुत प्यारे लगे थे। वो दिल से मुश्कुर थी, इतनी प्यार और इज्जत का जो बस कुछ ही घंटों में इसे मिला था। हना हसनीन अपने कमरे में होगा, इसे वही खाना दे कर आओ। बी जान को हसनीन की फिक्र सता रही थी। जी बी जान, मैं दे कर आती हूँ उन्हें खाना। और बाकी सब ने एक साथ खाना खाया। हना बहू को हसनीन के कमरे तक छोड़ आओ। बी जान को जब नींद आने लगी तो वो हना से कहने लगी, जी बी जान। हना ने सिर्फ मख्तसर जवाब दिया और माहरूख को लिए हसनीन के कमरे के जानिब कदम बढ़ाए। वो इसे कमरे के बाहर ही छोड़कर जब पीछे मुड़ी तो इसकी नजर माहरूख के चेहरे पर पड़ी। इसका डर के मारे मुंह लाल हो गया था। हना ने इसके शाने पर हाथ रखा तो इसने चौंक कर इसे देखा। और हसनीन दिल के बड़े नहीं हैं। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। अब तुम जाओ अंदर। हना ने इसे अंदर भेजा और खुद वापस मर गई। इसने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो हसनीन इसे खिड़की के सामने खड़ा किसी से फोन पर बात करता नजर आया। वो वही उस खूबसूरत ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन में अच्छे से डेकोरेट उस कमरे को देखने लगी। हसनीन फोन कॉल से फारग हुआ तो उसकी नजर डरी सहमी सी माहरूख पर गई जो सर झुकाए किसी मुजरम की तरह खड़ी थी। हसनीन को अब खुद गुस्सा आ रहा था कि वो कुछ बोलती क्यों नहीं, अपने बारे में बात क्यों नहीं करती। लेकिन अभी के लिए वो अपने जहन से बाकी सारी सोचों को झटक कर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो माहरूख की गैर दिमागी देखकर इसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रहा। सो जाओ, ऐसे क्या खड़ी हूँ, नींद नहीं आ रही? वो धीमे लहजे में बात करने लगा। आ रही है, लेकिन मैं कहाँ पर सोऊं? इसने अजीब सवाल किया, लेकिन हसनीन ने आगे से जवाब दिया, कहीं भी सो जाओ, बस बेड पर नहीं सो सकती। अब जल्दी से सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो इसे कहकर खुद सोने के लिए बेड पर लेट गया, जबकि माहरूख ने जल्दी से फ्रेश होकर पहले नमाज अदा की, फिर सोने के लिए लेटी और खुद को सर से लेकर पैर तक चादर में छपा लिया। हसनीन रात के किसी पहर आंख खुली तो वो खुद को अच्छे से छपाए। वो नींद में गुम थी। हसनीन के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वो फिर से सोने की कोशिश करने लगा। हसनीन की आंख खुली तो माहरूख
नमाज पढ़ रही थी। हसनीन बना पलक झपकाए इसे देखने लगा। वो नमाज पढ़ कर अदा करने लगी। बहुत से आंसू उसके गाल भिगो गए। वो दिल ही दिल में अदा करने लगी। माहरूख को हसनीन की आंखों की नजर अपने ऊपर महसूस हुई, लेकिन वो अदा में मसरूफ रही और उठ कर जायनमाज को तहा लगा कर रखा। फिर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। हसनीन का दिल नहीं कर रहा था कि वो अपनी नजरें माहरूख से हटाए। माहरूख को अब हसनीन से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना जाने क्यों, लेकिन माहरूख को हसनीन दिल का बुरा नहीं लगता था। वो भी सर झटक कर बस्तर से उठा और फ्रेश होने चला गया। आज नमाज नहीं पढ़ सका, लेकिन कज़ा पढ़ ली और मोबाइल फोन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। हसना, आपने मेरी बच्ची वहां अकेली छोड़ दी है, ना जाने किस हाल में होगी मेरी बच्ची। फरजाना बेगम को जब से हसन साहब ने बताया था, वो बंद पानी की मछली की तरह तड़प रही। कुछ नहीं होगा, आप ख्वामख्वाह में टेंशन ले रही हैं, और भी जान ने वादा किया है वो हमारी माहरूख का ख्याल रखेंगे। हसन साहब ने फरजाना बेगम को तहमत से समझाया। हसन, मेरी जान जा रही है, आप बोल रहे हैं टेंशन न लूं, बस मुझे अपनी बच्ची को एक बार देखना है, सिर्फ एक बार। फरजाना बेगम माँ थी। माँ को तो तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक वो अपने बच्चे को अपनी आंखों से न देख ले। फरजाना बेगम, सिर्फ 2 महीनों की बात है, फिर आपकी बेटी आपके पास होगी। मैं लेकर आऊंगा अपनी माहरूख को, आप मुझ पर एतबार कर लें। मैं नहीं चाहता ये दुश्मनी अब भी हम दोनों खानदानों के बीच रहे, और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं, लेकिन हानिया का बेटा मुझे कसूरवार ठहरा रहा है। हसन साहब की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हानिया जिलानी इनकी लाडली और बहुत खूबसूरत बहन थी। हानिया जिलानी को हमाद शाह ने कॉलेज में देखा था, और फिर वो अपना दिल हार बैठे। कुछ टाइम बाद हमाद ने अपनी मोहब्बत का इजहार हनिया से किया। हनिया जिलानी भी हमाद शाह को दिल दे बैठी थी, लेकिन उन्हें पता था उनके वालिद मेहराब शाह कभी उस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे, और यूं हनिया जिलानी ने भागकर शादी कर ली, जिसके बाद से जिलानी और शाह खानदान दोनों की आपस में दुश्मनी हो गई। हसनीन 8 साल का था जब हमाद साहब और हनिया की रोड हादसे में मौत हो गई, लेकिन सबका कहना था कि ये रोड हादसा नहीं था, हमाद शाह को हसन शाह ने मरवाया है। और तब से लेकर आज तक हसनीन को हसन जिलानी से नफरत थी। उस टाइम हसनीन का कच्चा दिमाग था। बी जान हसनीन को लेकर कुछ सालों के लिए लंदन शिफ्ट हो गई थी। उन्हें भी कहीं न कहीं शिव था कि हमाद शाह को हसन जिलानी ने मरवाया है, लेकिन अहमद साहब ने जब मामले की तफ्तीश कराई तो हसन जिलानी बेकसूर निकले, और यूं भी जान और अहमद शाह ने अपने दिल साफ कर लिए थे। लेकिन हसनीन को अब भी लगता था कि उसके बाबा को हसन शाह ने मरवाया है, जबकि हसनीन को ये भी पता था कि हसन शाह उसके मामू हैं, लेकिन इसे उस सब से कोई गर्ज नहीं थी। माहरूख हनिया बेगम की कापी थी। माहरूख ने हनिया की खूबसूरती चराई। बच्ची को देखकर मुझे तो हानिया की कापी लगी है, एक नींद नक्श हानिया से चराया है। इसने भी जान और नुसरत बेगम लाइंज में बैठी माहरूख की बातें कर रही थी, जब माहरूख भी उनकी साथ आकर बैठ गई और बी जान के सामने अपना सर झुकाया। बी जान ने मोहब्बत से इसे गले से लगाया और माथा चौमा, में भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बैठो मेरे साथ। भी जान ने उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बैठा लिया। माहरूख हल्का सा मुस्कुरा कर चुप हो गई, क्योंकि सामने से हसनीन आता हवा दिखाई दिया। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था। वाइट शर्ट, ब्लू कोट और ब्लू पैंट में मलबूस, अच्छे से बाल सीट के आए, एक हाथ में गाड़ी की चाबी,
दूसरे हाथ में अपना कीमती मोबाइल लिए वो बीजान के पास आया। बीजान, मैं चलता हूँ। हसनीन ने झुककर बीजान के सर पर बोसा दिया। नाश्ता तो कर लो, फिर चले जाना, उतनी जल्दी क्या है? बीजान ने इसे डांटा। भूख नहीं है और आपस में खा लूंगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। हसनीन ने एक नजर माहरुख को देखा, जो लाइट बंद ड्रेस में बालों में कैचर लगाए हसनीन को नजरअंदाज करने में मसरूफ थी। माहरुख ने हसनीन को देखा, जो इसे ही देखने में मसरूफ था। माहरुख ने नजर झुकाकर सर पर दुपट्टा ले लिया। हसनीन माहरुख का गुस्से से लाल होता चेहरा देखकर महजूज हो रहा था, लेकिन फिर एक जानदार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई, जो उसने बड़ी महारत से छुपा ली, और घर से बाहर निकला। तौबा है, देखते ऐसे हैं जैसी पहले कभी कोई लड़की देखी न हो। मैं भी तो ना जाने क्यों इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ। खा थोड़ी जाएंगे वो मुझे। माहरुख अपनी ही सोच में गुम थी। क्या हवा बेटा, कहाँ गुम हो? चलो आओ, आज एक साथ नाश्ता करते हैं। बीजान ने इसे अपने साथ लिया और अंदर की जानिब बढ़ी। हना को माहरुख पर रशक आ रहा था। अल्लाह उन दोनों को हमेशा खुश रखे। हना ने दिल से दादी और माहरुख और बीजान के पीछे अंदर चली गई। कुछ तो बात है उस लड़की में। हसनीन शाह, तुमने बहुत गलत किया है, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब वो मेरी इज्जत है, मेरी बीवी है, और मैं इसे नहीं छोड़ सकता। वो अपनी सोचों में गुम था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नवक हवा। प्लीज आ जाओ, उसने इजाजत दी। मूना केबिन में दाखिल हुई। सर, आज शाम आपकी मीटिंग है अरसलान साहब के साथ। मूना ने इसे आज की मीटिंग से आगाह किया और फाइल्स हसनीन के सामने रख दें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आप आज की मीटिंग कैंसिल कर दें, उसने बेजारी से जवाब दिया। लेकिन सर, मूना अभी कुछ कहना चाह रही थी कि हसनीन ने इसे बीच में टोका। आप ये फाइल्स जुनैद सर के केबिन में ले जाएं। आज की मीटिंग वो अटेंड कर लेंगे। अब आप जा सकती हैं, हसनीन ने संजीदगी से कहा। फिर लैपटॉप में सर दे बैठ गया। जी सर। मूना फाइल लेके केबिन से चली गई। वो अपने काम में मसरूफ था। जब घर के नंबर से फोन कॉल आई, उसने कॉल उठाई तो आगे से खामोशी थी। जी, कौन बात कर रहा है? हसनीन को जब ज्यादा देर सामने से कोई आवाज नहीं आई तो उसने खुद बात करने का आगाज किया। जी वो मैं माहरुख बात कर रही हूँ। बीजान कह रहे हैं आपने नाश्ता किया? वो जल्दी जल्दी कहने लगी। हसनीन के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आई। अरे अरे, आराम से सांस तो ले लें। आपके पीछे कोई जिन भूत लगा है क्या? उतनी जल्दी जल्दी बात करने का मतलब? वो संजीदगी से कहने लगा। लेकिन असल खुशी हो रही थी माहरुख का यूं उसके लिए फिक्र करना और इसे फोन करना। मुझे भी जानने कहा आपसे पूछ लूं। माहरुख ने इसकी खुशफहमी दूर करनी चाहिए कि भी जानने कहा। तभी उसने फोन किया। तो मैंने कब कहा कि आपने मुझसे प्यार भरी बातें करने के लिए फोन किया है? वो माहरुख की बातों से महफूज होते हुए कहने लगा। अच्छा, मैं फोन रख रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। माहरुख ने कॉल काट दी। अजीब लड़की है। हसनीन ने अपने मोबाइल फोन को ऐसे घोरा जैसे माहरुख नजर आ रही हो। हसनीन ने मूना को अपने केबिन में बुलवाया। बस मूना, मैं घर जा रहा हूँ। आप जुनैद सर को मीटिंग की टाइमिंग से आगाह कर दे, मैं चलता हूँ। एक हाथ में कोट, दूसरी हाथ में गाड़ी की चाबी शर्ट के बाजू फोल्ड किए वो अपने मफरूर अंदाज से चलता हवा गाड़ी तक आया। ड्राइवर घर चलो यार। ड्राइवर ने बीक सीट का डोर खोला और वो गाड़ी में बैठा। माहरुख भी जान के साथ बातें करके वापस अपने कमरे में आई और अपने रुके हुए आंसुओं को नहीं रोक सकी। कैसे गुजरेगी मेरी जिंदगी बाबा? मैं वो बदनसीब बेटी हूँ जिसको अपने माँ बाप ने रखसत तक नहीं
क्या न जाने किस हाल में होंगे सब। वो तकिए मुंह पर रखे अपने आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कोई इसे रोते हुए देख ले। हसनीन घर पहुंचा तो बीजान लावंज में बैठी नुसरत बेगम और जना से बातें कर रही थी। हसनीन आप कब आए हना, जो बीजान की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। हसनीन को देखकर हैरानगी से कहने लगी, हाँ बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर वापस आ गया। वो भी जान के साथ बैठ गया। जब खुद को इतना हल्कान करोगे तो ऐसा ही होगा। मैं तो कहती हूँ नई नई शादी हुई है, बहू के साथ कहीं घूम फिर कर आओ। बी जान ने इसे संजीदगी से कहा और सर पर हाथ फेरा तो वो कांप गईं। हसनीन को तेज बुखार था और इसे परवाह तक नहीं थी। शाह तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, नाश्ता भी नहीं किया होगा तुमने। जल्दी जाओ अब अपने कमरे में, मैं डॉक्टर को फोन करवाती हूँ। जान निकाल दोगे किसी दिन, तुम मेरी क्या जरूरत है। इतना काम करने की, चलो जाओ अब। कमरे में भी जान परेशानी के आलम में कहने लगी। हसनीन चुपचाप चलता हुआ अपने कमरे में आया तो माहरूख को मुंह पर तकिए रखे हुए देखा। उसने ने कमरे में हल्का सा शोर किया, के अलावा भी कमरे में कोई मौजूद है। माहरूख ने तकिया आंखों से हटाया तो वो हड़बड़ाकर बेड से उठ खड़ी हुई। आप कब आए, उसने झिझकते हुए सवाल किया। अभी आया, जब आप रोने का शगुल फरमा रही थीं। उसने जिताती नजरों से देखते हुए कहा। आप वापस कैसे आ गए इतनी जल्दी। माहरूख को नहीं पता था कि वो क्या बोल रही है। उसका तो रोने की वजह से सर दर्द से पट्टा जा रहा था। क्या मतलब, क्यों आगे आया, कैसा फजलुल सवाल है। और अब आप जाएं यहाँ से, मुझे सुना है। उसका चेहरा बुखार की वजह से लाल हो चुका था, बाल माथे पर बिखरे हुए, मगरूर खड़ी हुई नाक लाल थी। वो चलता हुआ बेड तक आया और गिरने के अंदाज में लेट गया। माहरूख परेशान खड़ी रही, इसे देखने लगी। शायद इनकी तबीयत खराब है। मुझे क्या, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। उन्होंने कौन सा मेरे साथ ठीक किया है। वो ये सोचती हुई कमरे से बाहर चली गई। शायद आज इसे घर वाले बहुत याद आ रहे थे। इसके जख्म फिर से ताज़ा हो गए। बहू अब कैसी तबीयत है हसनीन की। मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, वो आता ही होगा। बी जान ने इसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा तो पूछने लगी। बी जान अभी वो सो रहे हैं, आप टेंशन न लें, ठीक हो जाएंगे। उसने बी जान को तसल्ली देते हुए कहा। मेरी बच्ची, इसे जब बुखार आता है तो किसी को सुकून नहीं होता, बहुत तंग करता है। वो बुखार में बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तुम उसका ख्याल रखना। बी जान ने उसके नर्म व नाजुक हाथ अपने हाथों में लिए। बी जान आप परेशान ना हो, मैं ख्याल रखूंगी इनका। बी जान डॉक्टर साहब आ गए हैं, मुलाजमा ने आकर कहा। अच्छा, इसे लेकर आओ हसनीन के कमरे में। माहरूख ने अपना दुपट्टा सर पर टिका कर हना के कमरे का रुख किया। बी जान हसनीन के कमरे में गई डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और दवाई लिखकर इसे आराम करने की तलकीन करते हुए चले गए। हसनीन आराम वाली दवा के जेर असर सो रहा था। माहरूख कमरे में आई तो बीजान कोई सूरत पड़ते हुए हसनीन पर दमा कर रही थी। वो बीजान के साथ बैठी तो बीजान ने इसे मुस्कुरा कर देखा। अब मैं चलती हूँ, ख्याल रखना उसका। बीजान ने उसके सर पर हाथ रखा और कमरे से चली गई। माहरूख की नजरें अब हसनीन को देखने लगी। वो एक दिन में ही इतना बीमार लगने लगा था, दुनिया जहां से बेखबर पड़ा था। माहरूख ने डरते हुए इसके चेहरे को छुआ, लेकिन अब बुखार कम था। वो इत्मीनान करके सोफे पर सोने चली गई। कमरे में अंधेरा था। आधी रात को इसे कमरे में किसी के आने की आवाज आई तो वो उठ बैठी। हसनीन नींद में बातें कर रहा था।
वो जल्दी से उठकर इसके पास जाकर बैठ गई और उसका बुखार चेक करने लगी, लेकिन हसनीन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा, हसन जिलानी ने आपको क्यों मारा? वक्फ ताम को माँ, मेरी दुनिया तबाह कर दी इसने। मामा तो इनकी बहन थी न, फिर क्यों ऐसा? वो पांच और भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन खामोश हो गए। वो नींद में बड़बड़ा रहा था। माहरूख को लग रहा था कि जैसे कमरे की छत इसके ऊपर गिरी हो। अगर वो थोड़ी देर और ऐसे ही बैठी रही तो पत्थर की हो जाएगी। वो अपने सर पर हाथ रखे जल्दी से कमरे से भाग आई। मेरे बाबा ने किसको मारा है? ये कैसे हो सकता है? और हसनीन की अम्मी बाबा की बहन थी, यानी हानिया फपो। या मेरे खुदा, ये सब किया है? लेकिन बाबा ने तो कहा था फियो की डेथ रोड हादसे में हुई थी। फिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं? वो पूरी रात कश्मकश का शिकार रही। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस एंटी बेल आइकॉन।